RO का पेपर होता है, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है और 1 घंटे का पेपर होता है और 60 प्रश्न आपके सामने आते हैं उसमें। तो जो ये मॉक टेस्ट है वो पूरी तरीके से एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही है, यानी कि जो जिस तरीके से प्रश्न वहाँ पर बनते हैं उसी तरीके से प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो बिना किसी देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो इसमें किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? वो नहीं होगा तमी। ठीक है, तमी आप लोगों को पता होना चाहिए ये किसका होता है, ये रात का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, बलाहक निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो बलाहक किसका पर्यायवाची होता है? बादल का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची है? तो सिंधुजा, पद्मा, हरिप्रिया। आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद अगला है, बिलोचन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो बिलोचन किसका पर्यायवाची होता है? आँख का। ठीक है, बिलोचन किसका पर्यायवाची होता है? आँख का। आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को। डिस्क्राइब आप अपना जो भी डिस्क्रिप्शन देखना है, आपके पास नोट्स होंगे, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगा और उनका आंसर और जो थोड़ा बताने लायक होगा वो आपको बताऊंगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है तलवार का पर्यायवाची शब्द? इसमें भूषण होगा, क्योंकि अस्सी, कृपाण और करवाल ये तीनों तलवार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, और भूषण किसका पर्यायवाची है? ये आभूषण का पर्यायवाची होता है। आप लोग याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, अनुसंधान निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अनुसंधान किसका पर्यायवाची शब्द होता है? वो होता है अन्वेषण का। अन्वेषण यानी खोज का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईला का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ईला मतलब भूमि। तो भूमि, धरणी और क्षिति ये तो ईला के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन झस ईला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका होता है? ये मछली का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अहि निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है? तो अहि किसका पर्यायवाची होता है? अहि पर्यायवाची शब्द होता है सांप का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हाथी का पर्यायवाची शब्द हैरम्ब नहीं होगा, क्योंकि ये पर्यायवाची होता है गणेश का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दस्यु किसका पर्याय है? ठीक है, तो दस्यु पर्याय होता है मोसक का। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन पर्यायवाची के आते हैं RO प्रारंभिक परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र में। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन तत्व तत्सम से है। निम्नलिखित में से कौन तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ पर जो तत्सम की दृष्टि से शुद्ध होगा वो होगा प्रस्तर। आपको पता होना चाहिए कि जो पत्थर का तत्सम होता है वो प्रस्तर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हल्दी का तत्सम रूप है। हल्दी का तत्सम रूप क्या होगा? ये होगा हरिद्रा। देखिए, यहाँ पर किस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि हल्दर, हल्दिया, हल्दिका। ऐसे ही आपको परीक्षा में भी शब्द यानी कि आपके विकल्प देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होंगे, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है तभी आप ऐसे शब्दों को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने का प्रयास करें, तभी इस तरीके की कंफ्यूजिंग से आप लोग बच पाएंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वव है? तो इनमें से कौन सा तत्वव होगा? वो होगा पोथी।
ठीक है, यानी कि 13 का बी, क्योंकि पोथी तत्व होता है और इसका तत्सम शब्द क्या होगा, पुस्तक। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों का सही युग्म कौन सा है? तो इसमें से आपका सही युग्म कौन सा है? तो ये शायद क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर ये होगा कि निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों का सही युग्म कौन सा नहीं है। तो इसमें ये होगा, क्योंकि जो नाक का तत्सम होता है वो नक्र होता है। क्या होता है? नक्र। आप लोग याद रखेंगे। और बाद बाकी सब यहाँ पर सही है, क्योंकि वत्स का बछड़ा होता है, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है, शब्द का शब्द होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, धुआं का तत्सम होगा। तो धुआं का तत्सम क्या होता है? धूम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक तद्भव है? तो तद्भव इसमें कौन सा होगा? ये होगा सौत, क्योंकि ये इसका जो तत्सम होता है वो सापत्नी होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही युग्म कौन सा है? तो इसमें सही युग्म होगा केला। केला का तत्सम क्या होता है? कदली। और अगर हम इन बाकी विकल्प की बात करें तो यहाँ पर हड्डी का होता है अस्थि, और सावन का होता है श्रावण, और कपास का होता है करपास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंगन का तत्सम है? तो कंगन का तत्सम क्या होता है? कंकड़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन एक तद्भव है? तो इनमें से तद्भव होगा ये पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी इस तरीके से लिखा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खेत का तत्सम होगा। तो खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र। तो इस तरीके से तत्व तत्सम के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगले प्रश्न आए हैं यहाँ पर विलोम शब्द से। तो निम्नलिखित में से कौन अनंत का विलोम है? तो यहाँ पर अनंत का विलोम अंत भी होता है, शांत भी होता है और ससीम भी होता है। इस तरीके से इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंडित का विलोम होगा। तो पंडित का विलोम क्या होता है? पंडित का विलोम होता है मूर्ख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विलोम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है? तो यहाँ पर गलत होगा बी, क्योंकि आर्द्र का जो विलोम होता है वो शुष्क होता है, और निर्मल किसका विलोम होता है? सॉरी, मलिन किसका विलोम होता है? निर्मल का। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। घात का सही विलोम होगा। तो घात का सही विलोम क्या होता है? प्रतिघात। निम्नलिखित में से कौन निरामिस का विलोम नहीं है? तो इसमें निरामिस का विलोम नहीं होगा सुरामिस, क्योंकि आमिस और सामिस दोनों ही निरामिस के विलोम होते हैं, लेकिन सुरामिस नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विलोम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म सही है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, क्योंकि समास का विलोम क्या होता है? व्यास। निम्नलिखित में से कौन गुप्त का विलोम होगा? तो गुप्त का विलोम क्या होता है? प्रकट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कल्पित का विलोम होगा? तो कल्पित का विलोम क्या होता है? कल्पित का विलोम होगा यथार्थ। विलोम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है? तो यहाँ पर बताइए कौन सा युग्म गलत होगा। तो यहाँ पर उपकार का गौरव नहीं होगा, क्योंकि उपकार का क्या होता है? अपकार। ठीक है। उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार। और गौरव किसका विलोम होता है? गौरव विलोम होता है लाघव का। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कलुष का विलोम होगा। तो कलुष का विलोम क्या होता है? निष्कलुष। ठीक है। अब 10 प्रश्न विलोम शब्द के पूछे जाते हैं, वो भी आप लोगों ने देखे। अब
आए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द से। तो अगले जो 10 प्रश्न होंगे वो वाक्यांश से, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द से होंगे। तो देखते हैं प्रश्न को। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूजिंग वाले शब्द हैं, आशातीत, आशाजनक या फिर प्रत्याशित। तो ऐसे शब्दों को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आएगा कैसे ये? जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यर्थ खर्च करने वाला, तो क्या इसके लिए एक शब्द होगा? इसका इसका जो एक शब्द होगा इसके लिए, व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए, वो होगा अपव्ययी। क्या होगा? अपव्ययी। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रवासी। कंफ्यूज नहीं होना है, ना विदेशी होता है, ना कुलीन होता है, ना विदेशज होता है। क्या होता है? जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे कहते हैं प्रवासी। जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो क्या उसके लिए एक शब्द होगा? चंद्रमौली। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चिन्हित। ठीक है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सदावर्त। ठीक है। जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दर्शनीय। कंफ्यूज नहीं होना है, रमणीय नहीं होगा। बहुत से लोग इसको रमणीय लगा के आ जाते हैं। देखिए ये जो प्रश्न पत्र यहाँ पर है मॉक टेस्ट, उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी समाहित किया गया है। तो आप लोग देखते चलिए, ऐसे ही वहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ और है कि जो ये प्रश्न पत्र होता है इसमें आपको 60 में से 50 तो मतलब प्रश्न सही करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो पृथ्वी से संबंधित वाक्य के लिए एक शब्द है तो क्या होगा? जो पृथ्वी से संबंधित होता है उसके लिए एक शब्द होता है पार्थिव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो इसका क्या होगा? अपथ। ठीक है। जिसके हाथ में सूल हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो क्या होगा? डी, सूल पाणी। तो इस तरीके से वाक्यांश के लिए एक शब्द के 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग देखते हैं अगले जो 10 प्रश्न आएंगे वो होंगे वाक्य और बर्तनी शुद्धि से। तो निम्नलिखित में अशुद्ध बर्तनी है तो बताइए भाई कौन सी अशुद्ध बर्तनी होगी? इसमें आपको चारों शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से बर्तनी शुद्धि के मामले में देखना होगा और फिर बहुत ही हर एक आयाम यानी कि मात्रा भी देखेंगे आप, हर चीज़ व्याकरण वाली भी गलतियाँ सब कुछ देखेंगे, तब बताएंगे कि कौन सा यहाँ पर शब्द अशुद्ध है, यानी कि किसकी बर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पर कुमुदनी की बर्तनी अशुद्ध होगी क्योंकि यहाँ पर ये कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है, कुमुदिनी। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है तो शुद्ध बर्तनी वाला क्या होगा? राजनीतिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में एक अशुद्ध शब्द है तो अशुद्ध शब्द होगा ये संग्रहित, क्योंकि संग्रहित लिखा जाता है कुछ ऐसे, हित नहीं होता है, हित होता है, ये संग्रहित। ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है तो शुद्ध बर्तनी वाला कौन सा शब्द है? राजसी। निम्नलिखित में से किसकी बर्तनी शुद्ध है? तो देखिए इस तरीके की भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एक ही जैसे लगेंगे लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक उनमें होगी। तो यहाँ पर जो शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है ये है यथेष्ट। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक गलत है? अब यहाँ पर वाक्य शुद्धि के प्रश्न हैं तो यहाँ पर जो वाक्य गलत होगा
वो मैं देखिए यहाँ पर वाक्य नहीं पढ़ रहा हूँ, जो सही में गलत है उसको मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर गलत वाक्य होगा, गांधी जी का देश उपकार नहीं भूल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सही वाक्य क्या होगा, देश गांधी जी का उपकार नहीं भूल सकता है। यानी कि यहाँ पर गलती किसकी है, जो शब्द क्रम की गलती है, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द हैं वो गलत क्रम में लगे हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य जो अशुद्ध होगा वो है सी, उसने अपनी बात साप्रमाण सहित कही। तो आपको पता होना चाहिए कि या तो यहाँ पर साप्रमाण अकेला आए या फिर आए प्रमाण सहित, एक चीज़ आएगी, दोनों नहीं आएंगी, क्योंकि साप्रमाण और साप्रमाण सहित एक ही चीज़ हो जाएगी। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध है? तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा, मैं किताब पढ़कर ही उठूँगा। और ये 3 वाक्य अशुद्ध हैं। ठंडे घड़े का पानी पिलाइए, तो ठंडे घड़े का नहीं होता है, घड़े का ठंडा पानी होता है। वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति नहीं आएगा, वे बड़े सज्जन हैं ऐसा आएगा। और यहाँ पर जो आपका भविष्य उज्ज्वल है, ये वर्तनी गलत है, क्योंकि इसमें दोनों जा आधे बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध होगा बी, वहाँ अनेकों लोग हैं। अनेकों कभी प्रयोग नहीं होता है, अनेक होता है। ठीक है, क्या होता है, अनेक। अशुद्ध वाक्य चुनिए, तो इसमें अशुद्ध वाक्य होगा ये ए, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। तो यहाँ पर आयु का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, अवस्था का। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने वाक्य और वर्तनी शुद्धि के देखे, और अब आगे के जो 10 प्रश्न हैं वो विशेषण विशेष से होंगे। तो प्रश्न है, गीता शांत स्वभाव की लड़की है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर जो विशेषण है वो है शांत स्वभाव, और शांत स्वभाव क्या है, वो गीता का गुण दर्शा रहा है। तो इस तरीके से जो विशेषण होगा वो कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रविशेषण। अगला प्रश्न है, यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो यहाँ पर 2 विशेषण होंगे, कितने, 3 और 4। और ये किस तरीके के विशेषण है, ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो इसमें विशेषण होगा सी, उत्कृष्ट। और ये किससे बना है विशेषण, ये बना है उत्कर्ष से। अगला प्रश्न है, आदर का विशेषण क्या होगा? तो आदर का जो विशेषण होगा वो होगा आदरणीय। ना आदर पूर्वक होगा, ना आदर सहित होगा, ना ये होगा जो कुछ भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष। ठीक है, यानी कि जिस शब्द की या जिस संज्ञा की या जिस सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर जो विशेषण नहीं होगा वो विकल्प होगा, क्योंकि जो विकल्प का विशेषण होगा वो क्या होगा, वैकल्पिक। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो विद्यार्थी होगा, ना कि मोहन, क्योंकि विद्यार्थी कैसा है,
अच्छा, तो यहाँ पर विशेषता किसकी बताई गई है? विद्यार्थी की। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर जो शब्द विशेषण नहीं होगा वो होगा ये परीक्षित, क्योंकि जो इसका नहीं सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया आपको। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ये परिचय विशेषण नहीं होगा, क्योंकि इसका जो विशेषण होता है वो परिचित होता है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, शासन का विशेषण होगा, तो शासन का विशेषण क्या होगा? शासित। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं और हम लोगों ने इन 60 प्रश्न को देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक पैटर्न पता चल गया होगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, और मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को